हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स के सेशन के साथ साथ एंड में आपको स्टडी जीके के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अभी पढ़ाया गया करंट अफेयर्स का रैपिड डिवीजन करने के लिए शाम में हमारे 6 बजे हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। वहाँ पे मैं आपको 1 मिनट में अभी पढ़े गए करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा देता हूँ एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके लिए बहुत ही रामबाण का काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को आज के मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हर वक्त अपने अंदर जीतने का जज्बा रखो, क्योंकि किस्मत के भरोसे हमें नहीं बैठना है। क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, परंतु आपका समय जो है ना, एक न एक दिन जरूर बदलेगा। तो हर हमेशा अपने आप को प्रवृत्ति कैसे रखनी है, जीतने वाली प्रवृत्ति अपने अंदर डेवलप करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के नए मुख्य प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसरो के नए मुख्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है एस सोमनाथ को। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके प्रमुख अर्थात अध्यक्ष के रूप में अब एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। अभी आपको बता दें कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष है वह के सिवान है, लेकिन आज के सिवान अपने अध्यक्ष पद को त्याग देंगे, यानी कि उनका कार्यभार होगा जो समाप्त हो जाएगा। और आज से आपके एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष अपॉइंट हो जाएंगे। चलिए मैं आपको इसकी डिटेल में समझाता हूँ कि नियुक्ति समिति ने रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ निदेशक विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यानी कि अभी जो एस सोमनाथ है वे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अभी प्रेजेंट टाइम में निदेशक हैं, और अभी जो बनेंगे वो इसरो के अध्यक्ष बनेंगे वे आपके एस सोमनाथ। उन्हें पद ग्रहण करने की तिथि से 3 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया, यानी कि अगले 3 साल तक वे इसरो के अध्यक्ष रहेंगे। वह के सिवान का स्थान लेंगे, जो 14 जनवरी 2022 को अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। यानी कि आज से के दिन उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है आपके के सिवान का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन पर। एग्जाम स्पेशल में सबसे पहला प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो अभी तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान है, यानी कि अब 13 जनवरी तक हैं, यानी कि अब 14 जनवरी अर्थात आज से ये इसरो के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अब क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कल ही आपका एक परीक्षण हुआ है 10 जनवरी के अप्रोक्स 10-11 जनवरी के अप्रोक्स आपका एक परीक्षण हुआ है। परीक्षण क्या है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। और इस क्रायोजेनिक इंजन का क्या नाम है यह आपको बताना है। तो इस क्रायोजेनिक इंजन का जो नाम है वह इस विकास नाम है। क्या नाम है। क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है, विकास है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए, कौन से कार्यक्रम के लिए, गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन का योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो इस इंजन का क्या नाम है। तो इस इंजन का नाम आपका विकास है। यह आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है या इंजन का नाम। तो वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको टिक मार्क करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ओपेक जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका महासचिव हाल ही में नियुक्त किया गया है वे हैथम अल घिस को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हैथम अल घिस ओपेक के अब अगले महासचिव होंगे। अब ओपेक की बात आ ही गई है, तो ओपेक के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। क्या। ओपेक मतलब आपको एक वेनेजुएला नाम का एक देश है, ठीक है, जो कि एक खाड़ी कंट्री नहीं है। ओपेक में क्या है, इसका फुल फॉर्म से स्पष्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, अर्थात इसमें वैसे देशों का समूह है जो कि पेट्रोलियम पदार्थ का एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि निर्यात करते हैं। लेकिन वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो कि एक पेट्रोलियम पदार्थ का निर्यात भी नहीं करता है, अर्थात खाड़ी देश नहीं है,
फिर भी वह ओपेक का सदस्य है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि जब भी ओपेक का नाम आए आपके दिमाग में वेनेजुएला हिंट करना चाहिए, जिससे आपको पता रहे कि वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो कि खाड़ी देश न होते हुए भी हमारे ओपेक का सदस्य बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी का अंतरिम चेयरमैन एवं प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल को हाल ही में ओएनजीसी का अंतरिम चेयरमैन एवं प्रबंधक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। एसएसबी का महानिदेशक हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोड़ा को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जो संजय अरोड़ा है ये एसएसबी के साथ साथ आईटीबीपी यानी कि ये आईटीबीपी के ही महानिदेशक हैं। इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है एसएसबी के महानिदेशक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रिसेंटली हुआ है, अदानी पावर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अदानी पावर के सीईओ के रूप में शेर सिंह ख्यालिया को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो पियरे ओलिवियर गैरिस्चस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे बेहतरीन कंटेंट लेकर आया करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में जैकबस क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैकबस क्रीक जो कि एक वाइन कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकबस क्रीक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और पद्मश्री पुरस्कार विजेता मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी है और क्रिकेट में 7,000 एक दिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है। यानी कि विश्व की एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी है मिताली राज जो कि 7,000 रन बना चुकी हैं, जो कि कहाँ की है? हमारी भारत की है। तो हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है यह ब्रांड आगामी आईसीसी विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक वाइन पार्टनर भी है। यानी कि जो आपका वाइन है कौन सा, जैकबस क्रीक, यह जो वाइन है यह 2022 महिला विश्व कप के लिए आधिकारिक वाइन पार्टनर भी है और जिसने अभी मिताली राज को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अब आइए मैं आपको एग्जाम स्पेशल सीरीज में अभी रिसेंटली में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनकी सूची याद करवा देता हूँ, फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, जिससे आपको याद हो जाए। मेरा मकसद रहता है करंट अफेयर्स आपको रटवाना नहीं, आपको दिमाग में सीधे घुसा देना। कैसे घुसाना? इतनी बार ना मैं पढ़ा दूँ कि आप देखते देखते ही आपको याद हो जाए। तो क्वेश्चन है जो कि मैंने कल ही शायद आपको पढ़ाया था, लीजेंड क्रिकेट लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो लीजेंड क्रिकेट लीग जो कि 20 जनवरी से शुरू होगा उसका ब्रांड एम्बेसडर झूलन गोस्वामी को बनाया गया है। रिन्यू बाई ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव एक्टर को रिन्यू बाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। easemytrip.com का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विजय राज और वरुण शर्मा को ईज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शेफाली वर्मा जो कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर है, इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे राज्य में वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यानी कि वैक्सीन लेने के लिए लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एक्टर सलमान खान को। और गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जहां पर भी नीरज चोपड़ा की बात आए आपके दिमाग में आना चाहिए 7 अगस्त। 7 अगस्त के दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था और उसी दिन को 7 अगस्त को अब से प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा वर्ष 2021 में कर दी गई। अब यानी कि वर्ष 2022 से 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर्स बढ़ाने का जिम्मा इन लोगों ने ले रखा है। ठीक है,
और हाल ही में आपका जो बाल दिवस या बालिका दिवस के रूप में आपके 26 दिसंबर को नियुक्त किया गया है, यानी कि 26 दिसंबर को अब मनाया जाएगा। तो आपका यह भी करंट अफेयर्स है जो कि 9 जनवरी को हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी। तो यह भी आपका करंट अफेयर्स का इशू है, यह भी बढ़ गया है आपका करंट अफेयर्स, यानी 2 दिवस बढ़ गए हैं इस साल। ठीक है, यानी कि पिछले साल 2021 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन मुंबई में स्थापित किया गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डाटा सेंटर और प्रतिबंध सेवा प्रदाता कंट्रोल्स ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया। यह वर्तमान में 300 मेगावाट से लैस है और 700 मेगावाट तक बढ़ सकता है। यह 3 लाइन कॉन्फ़िगरेशन N+1 द्वारा संचालित होती है। बिजली एक्सप्रेस फीड से प्राप्त की जाती है, जिसमें 24/7 निर्बाध आपूर्ति होती है, जो कभी बंद नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम स्पेशल भी इसमें क्वेश्चन है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशिया की बात आई है तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष, जो कि हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया है, तो यह उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष। एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो अशोक लवासा। आपको याद होगा पिछले चुनाव आयुक्त कौन थे, इससे अभी जो चुनाव आयुक्त है, चलिए अभी कौन से चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, इसको आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अब अभी जो प्रेजेंट टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उससे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वे थे अशोक लवासा। उसके बाद इन्हें एशियाई विकास बैंक यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत पहल शुरू की है। आपको मैं इसको डिटेल में समझाऊं तो यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे की एक नई पहल मिशन अमानत लेकर आया है। इसे रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ ने लॉन्च किया। इसके तहत जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर फोटो के साथ खोए हुए सामान और सामान का विवरण पोस्ट किया जाएगा। खोए हुए सामान की जानकारी आपके indianrailway.gov.in पर अपलोड की जाएगी। वर्ष 2021 के दौरान जनवरी से दिसंबर तक पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने कुल 1317 रेल यात्रियों से संबंधित 2.58 करोड़ के रुपए मूल्य के सामान को वापस किया। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की और उसी को लेकर एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया है मिशन अमानत। तो मिशन अमानत किसकी योजना है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च की गई है, या यूं कहे कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च की गई है। अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में VK त्रिपाठी को भारतीय रेलवे का सीईओ नियुक्त किया गया है। और प्रेजेंट टाइम के हमारे रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव प्रेजेंट टाइम के हमारे रेल मंत्री है। मिशन जीवन रक्षा योजना किससे संबंधित है? तो भारतीय रेलवे से संबंधित है मिशन जीवन रक्षा योजना। भारत गौरव योजना किससे संबंधित है? तो भारतीय रेलवे से संबंधित है आपके भारत गौरव योजना। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ स्थित है? तो चिनाब ब्रिज में आर्क क्लोजोर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल स्थित है, जो कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर में है। यह आपके दुनिया के सबसे ऊंचे टावर एफिल टावर से भी ऊंचा है यह आपका रेलवे ब्रिज या यूं कहें रेलवे पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है आपके मध्य प्रदेश में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो जारी किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद उड़ीसा में है और इसमें 5वें स्थान पर आपका महाराष्ट्र स्टेट रहा है। तो सबसे पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर आपका उड़ीसा रहा है। आप डिटेल देखिए इसका कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र पटेल, यानी कि यह जो आपका जो लागू किया जाता है यह क्या है आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यह किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। और अभी प्रेजेंट टाइम के हमारे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन है? तो ये है हमारे मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2021 को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की। यह भारतीय वन संरक्षण द्वारा तैयार की गई
जिसे देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया। आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है, तो यह आपका मध्य प्रदेश में है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, दूसरे नंबर पर। अब देश का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है, तो देश में कुल 80.9 मिलियन हेक्टेयर पर आपका केवल वन क्षेत्र ही फैला हुआ है, पूरे देश की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में डेनियल और गेटो और टेगा को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? क्या नाम है आपका? बड़ी अटपटा सा नाम है। डेनियल ऑर्टेगा को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो निकारागुआ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है आपके डेनियल ऑर्टेगा को। आपको इसको डिटेल में मैं बताऊं तो निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा ने 10 जनवरी 2022 को अपने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए यानी कि 4th टाइम्स यह शपथ लिए हैं। उनके साथ प्रथम महिला रोसारियो मुरिलो, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। यानी कि आपका निकारागुआ की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो रोसारियो मुरिलो निकारागुआ की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने भी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है। अब आपके रिसेंट में हुए आपके प्रधानमंत्री की नियुक्तियों को मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जो नियुक्ति हुई है। तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अली खान स्माइलोव को कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्क रट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो वे नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं आपके मार्क रट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली पूरी तरह से 3D प्रिंटेड लचीला ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले विकसित किया है? तो आपको बता दें मैं, मिनेसोटा विश्वविद्यालय ट्विन सिटीज के शोधकर्ताओं ने पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड लचीला ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले विकसित किया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए इसकी डिटेल समझते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ट्विन सिटीज यूएसए के शोधकर्ताओं ने एक लचीले ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले को पूरी तरह से 3D प्रिंट करने के लिए एक अनुकूलित प्रिंटर का उपयोग किया है। उन्होंने एक लचीले कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड डिस्प्ले को पूरी तरह से 3D प्रिंटेड करने के लिए एक अनुकूलित प्रिंटर का उपयोग किया। यह शोध साइंस एडवांटेज जर्नल में प्रकाशित हुआ। आपको बता दें कि इस खोज के परिणाम स्वरूप भविष्य में कम लागत वाले OLED डिस्प्ले बन सकते हैं, जिन्हें घर पर किसी के भी द्वारा 3D प्रिंटर का उपयोग करके व्यापक रूप से उत्पादित किया जा सकता है। तो यह बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया है? तो आपको बता दें कि असम की राज्य सरकार ने लवलीना बोरगोहेन को DSP पद पर नियुक्त किया है। आपको मैं अगर इसकी डिटेल समझाऊं तो असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस का उपाध्यक्ष यानी कि DSP डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। असम की 24 साल की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। असम के मुख्यमंत्री ने अपने पूर्वी घोषणा को दोहराते हुए गुवाहाटी में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और बोरगोहेन के विधानसभा क्षेत्र स्वरूप पत्थर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। अब आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। इसके CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, वेस्ट नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो यह गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ। यह होना था आपके दिल्ली में, लेकिन ओमिक्रॉन के चलते वहां पे नहीं हुआ। जुडिमा वाइन का GI टैग किस राज्य को दिया गया? तो यह असम को दिया गया। तेजपुर की लीची का GI टैग किस राज्य को दिया गया? यह भी असम के पास ही है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके असम में है और वह राष्ट्रीय उद्यान है आपका देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। और इसके साथ ही असम में जो राष्ट्रीय उद्यान थी उसकी संख्या हो गई है 7। मैं सातों को एक बार बोलता हूँ, आप हो सके तो ध्यान में रखिएगा, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, राय नामोरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान और एक लास्ट दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। टोटल के टोटल 7 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबुबाची का मेला कहाँ से संबंधित है? तो अंबुबाची का मेला आपका असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में खबर में रही तस्नीम मीर किस खेल से संबंधित है? तो तस्नीम मीर का जो संबंध है वह आपके बैडमिंटन से है। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्मीन मीर BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। वह यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय शटलर है जो कि 16 साल की तस्नीम जो है यह गुजरात की निवासी है, यानी कि गुजरात की रहने वाली है, केवल 16 साल की उम्र की है। अब आपके लिए एग्जाम स्पेशल है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि उबर कप, थॉमस कप या इसका संबंध किस खेल से है, तो यह सब बैडमिंटन से है। और उबर कप किसने जीता है? तो चाइना ने जीता है। और थॉमस कप किसने जीता है? तो इंडोनेशिया ने चाइना को हराकर थॉमस कप जीता है, जो कि 2002 के बाद पहली बार जीता है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो किदाम्बी श्रीनाथ इसके पहले भारतीय बने हैं। इससे पहले कोई भारतीय ने नहीं जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य में भारत की सबसे उम्र दराज मादा स्थल भालू का निधन हो गया? तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारत के सबसे उम्र दराज मादा स्थूल भालू का निधन हो गया। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि निधन किसका हुआ है? तो सबसे उम्र दराज भालू का निधन हुआ है। अब उस भालू का कुछ ना कुछ तो नाम भी होगा, तो भालू का नाम है आपका गुलाबो। गुलाबो नाम के भालू का निधन हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ देगा गुलाबो का संबंध किससे है, यानी गुलाबो का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है गुलाबो का संबंध किससे है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, आपका भालू, उसमें एक ऑप्शन रहेगा, तो टिक आपको भालू करना होगा। मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। MP के पातल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो टांग्या मामा रेलवे स्टेशन पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया मध्य प्रदेश का। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे फ्रेंड्स आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने डेली जीके डोज पे। अब देखिए यहाँ पे फिर से मिस प्रिंट मेरे से हो गई कि डेली करंट डोज लिखा गया, डेली यहाँ पे जीके डोज होगा, डेली जीके डोज 13 होगा, माफ करिएगा। चलिए आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। जय हिंद का नारा किसने दिया? आप सबको पता ही है जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। और आप सबको यह भी पता है कि मैं आपको करंट के बाद डेली जीके का क्वेश्चंस कराता हूं, तो वो करंट लिखा है, जीके लिखा है, कोई इशू नहीं बनता है। भारत में किस भारतीय नेता के स्मृति में उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है। और केवड़िया का नाम आ गया है, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुई? यह सन 2005 में पारित हुई। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है 1024 किलोबाइट। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपके हरियाणा है, सॉरी हैदराबाद में स्थित है आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में आपका टिहरी बांध स्थित है। ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो सन 1873 में ज्योतिराज फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स ये थे आज के स्टैटिक के क्वेश्चन। और अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन कराए ऊपर में, तो आपको मैंने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के सारे क्वेश्चन कराए, और हर करंट के रिगार्डिंग जितने भी स्टैटिक फैक्ट बनते हैं उसको भी मैंने कराया। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, तो आप भी अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए और प्रतिदिन स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगाकर, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।